एंजियोस्पर्म्स यानी कि सक्सेसफुल प्लांट्स या फिर इंक्लोज्ड सीड प्लांट्स के बारे में सबसे पहली बात ये है कि टोटल 360,000 प्लांट की स्पीशीज़ हैं, जिसमें से 235,000 स्पीशीज़ एंजियोस्पर्म्स हैं। अब एंजियोस्पर्म्स में सबसे पहले इनके जनरल फीचर्स आते हैं कि इनके पास क्या क्या चीज़ है। इनके पास फ्रूट होते हैं, सीड है एंड देन फ्लावर है। अब फ्रूट क्या चीज़ है? फ्रूट राइपेंड ओवरी है, सीड मेच्योर्ड ओव्यूल है, और फ्लावर क्या चीज़ है? फ्लावर के पास चार चीज़ें होती हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल। अब बात करते हैं कि सेपल क्या है। सेपल टफ और ग्रीन होती है और ये प्रोटेक्ट करती है इनर सरफेस ऑफ फ्लावर को। देन आती है पेटल। पेटल कलर्ड होती है और ये अट्रैक्ट करती है पॉलिनेटर्स को, यानी पॉलिनेशन में काम करते हैं। इनका कलर और इनका नेक्टर अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, सो ये पॉलिनेशन को फेवर करते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि एमडी कैट के लिहाज से भी और उसके साथ साथ बोर्ड के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि सेपल्स और पेटल्स नॉन एसेंशियल या फिर नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्टेमन और कार्पल की। स्टेमन मेल होता है, कार्पल फीमेल होते हैं, जो कि एसेंशियल या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। स्टेमन के पास क्या चीज़ है? फिलामेंट और एंथर। और फीमेल के पास यानी कार्पल के पास क्या चीज़ है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात आती है कि यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। तमाम एंजियोस्पर्म स्पोरोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि स्पोरोफिटिक जनरेशन यहाँ पे क्या होती है? डोमिनेंट होती है। और गमीटोफाइट इस हद तक रिड्यूस होती है कि वो हमें नज़र भी नहीं आती। इसके कंट्रास्ट में अगर हम मोसिस को देखें तो मोसिस में क्या होता है कि उनकी डोमिनेंट जनरेशन गमीटोफाइट होती है। यहाँ पे उससे ऑपोजिट काम है। अब आती है बात मेल पार्ट यानी एंथर के बारे में। तो एंथर के पास है माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि पोलन सैक, जिसमें होगी माइटोटिक डिवीजन और बनेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि पोलन ग्रेन। माइटोटिक डिवीजन की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जितने पेरेंटल सेल में क्रोमोसोम होते हैं वो डॉटर सेल को भी उतने ही क्रोमोसोम दे देते हैं। अब क्या होगा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगी मियोसिस। मियोसिस क्या करती है कि मियोसिस के रिजल्ट में हमेशा 4 सेल्स बनते हैं, ठीक है, और वो चारों सेल्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो इस तरीके से माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई तो 4 माइक्रोस्पोर बने। अब क्या होगा कि माइक्रोस्पोर्स के अंदर होगी माइटोसिस। क्यों होगी माइटोसिस? क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो ऑलरेडी है हैप्लॉइड। अब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर से अगेन हमने हैप्लॉइड में कन्वर्ट करना है, तो माइटोसिस तो यहाँ पे हो ही नहीं सकती, ठीक है। और सो रिप्रोडक्शन करने के लिए बेसिकली हमें चाहिए गमीट्स। तो यहाँ पे जो मेल है यानी कि एंथर है उसने रिलीज़ करना है स्पर्म, और जो फीमेल है यानी कि ओवरी है उसने रिलीज़ करना है एग। तो मेल पार्ट हमारे पास एंथर है। एंथर के पास है माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि पोलन सैक। पोलन सैक के अंदर है माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। अब हमने बनाने हैं माइक्रोस्पोर्स, और माइक्रोस्पोर्स होते हैं हैप्लॉइड। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हैप्लॉइड में कन्वर्ट होने के लिए हमेशा मियोसिस करता है, और मियोसिस के रिजल्ट में हमेशा 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल ने किया मियोसिस और 4 माइक्रोस्पोर्स बने, और ये हैप्लॉइड ये क्यों है? क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड था और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में मियोसिस हुई। मियोसिस हमेशा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र करता है, इसलिए 4 माइक्रोस्पोर्स बन गए। अब हमने बनाना है ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल। तो ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल बनाने के लिए अब 2 सेल्स हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा माइटोसिस। मियोसिस यहाँ पे हो नहीं सकती क्योंकि माइक्रोस्पोर ऑलरेडी हैप्लॉइड है, और माइटोसिस ही ऐसा वो काम है जो कि 2 सेल्स को बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्यूब सेल है और यहाँ पे एक जनरेटिव सेल है। तो माइटोसिस जितने पेरेंटल सेल में क्रोमोसोम होते हैं उतने ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम दे देते हैं। तो क्योंकि माइक्रोस्पोर जो था वो भी हैप्लॉइड था, इसलिए ट्यूब सेल भी हैप्लॉइड हो जाएगा, इसलिए जनरेटिव सेल भी हैप्लॉइड हो जाएगा। दोबारा बताती हूँ कि क्या हुआ। माइक्रोस्पोरेंजियम है एंथर के पास, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर है माइक्रोस्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोर मदर सेल एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में होगी मियोसिस। मियोसिस की वजह से 2n कन्वर्ट हो जाएगा 1n के अंदर, और 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। 4 माइक्रोस्पोर्स में अब क्या होगा कि माइटोसिस होगी। माइटोसिस क्यों होगी? क्योंकि माइटोसिस की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जितने पेरेंटल सेल में क्रोमोसोम होते हैं उतने ही डॉटर सेल को क्रोमोसोम देते हैं। माइटोसिस के रिजल्ट में 2 सेल्स बने हमारे पास, ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल। अब ट्यूब सेल क्या करेगा? ट्यूब सेल रोल प्ले करेगा फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब में, और जनरेटिव सेल अगेन माइटोसिस करेगा। माइटोसिस के रिजल्ट में हमेशा 2 सेल्स बनते हैं, और माइटोसिस हमेशा जितने पेरेंटल सेल में क्रोमोसोम होते हैं उतने ही डॉटर सेल को क्रोमोसोम देता है, इसलिए जेनेटिक सेल से 2 स्पर्म्स बने। क्योंकि जेनेटिक सेल हैप्लॉइड था इसलिए स्पर्म भी हैप्लॉइड होगा। अब यहाँ पे हो चुके हैं रिलीज। अब बारी है फीमेल पार्ट की।
अब आती है बात फीमेल पार्ट की। तो फीमेल पार्ट के पास स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। स्टिग्मा का क्या काम है कि स्टिग्मा ने करने हैं पोलन ग्रेन्स कैप्चर, और ये है ओवरी। ओवरी के अंदर बेसिकली बनना है एग। किस तरीके से कि ओवरी के पास है ओव्यूल, और ओव्यूल के पास है इंटेग्यूमेंट्स जो कि प्रोटेक्टिव कंपोनेंट है, और उसके साथ साथ ओव्यूल को हम न्यूसेलस कह सकते हैं यानी कि मेगास्पोरेंजियम। वहाँ पे क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम जो कि पोलन सैक था। यहाँ पे क्या है, मेगास्पोरेंजियम जो कि ओव्यूल है। मेगा की टर्म हमेशा यूज़ होती है फीमेल के लिए। मेगा का मतलब लार्ज होता है ना, तो मेगा की टर्म हमेशा फीमेल के लिए यूज़ होती है। वहाँ पे ऊपर क्या था कि ऊपर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल था। यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर मदर सेल है। वहाँ पे भी माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड था, यहाँ पे भी माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है। वहाँ पे भी माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई थी और 4 माइक्रोस्पोर्स बने थे। यहाँ पे भी मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस ही होगी और अगेन 4 मदर सेल्स बनेंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है कि वहाँ पे जो 4 माइक्रोस्पोर्स बने थे वो चारों के चारों फंक्शनल थे, लेकिन यहाँ पे जो 4 मेगास्पोरेंजियम बने हैं वो चारों नहीं फंक्शनल। उनमें से 3 डीजनरेट हो जाएंगे और जस्ट एक फंक्शनल होगा। अब इस एक फंक्शनल ने सारा काम करना है। ये एक जो फंक्शनल हमारे पास मेगास्पोरेंजियम है वो अपना साइज लार्ज करेगा, उसके बाद इसका न्यूक्लियस परफॉर्म करेगा 3 माइटोटिक डिवीजन। 3 माइटोटिक डिवीजन परफॉर्म करेगा तो कितने नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे, यानी कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बनेंगे, 8 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बनेंगे। तो माइक्रोस्पोर अंडरगोज 3 माइटोटिक डिवीजन एंड प्रोड्यूसेस 8 न्यूक्लियाई बट 7 सेल्स। इस बात का क्या मतलब है कि न्यूक्लियाई हमारे पास 8 हैं लेकिन सेल्स का नंबर 7 है। 3 है ये एंटीपोडल्स, ये मिड में है एग, एग के साथ है साइनर्जिड्स, और मिड में है फ्यूजन न्यूक्लियस। फ्यूजन न्यूक्लियस में नज़र आ रहा है कि फ्यूजन न्यूक्लियस में 2 न्यूक्लियाई हैं, इसलिए न्यूक्लियस अगर नंबर काउंट करें तो सबसे एक ये न्यूक्लियाई 1 2 3 4 एंड 5 6 7 एंड 8, लेकिन सेल का नंबर काउंट करें तो ये 2 न्यूक्लियाई मिलके एक सेल बना रहे हैं। इस पूरी चीज़ को कहते हैं फीमेल गेमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक। अब क्या होगा, वहाँ पे स्पर्म्स बन चुके, यहाँ पे एग बन चुका। अब स्पर्म आएंगे किसी भी प्रोसेस से, पॉलिनेशन से, चाहे वो इंसेक्ट पॉलिनेशन है, विंड पॉलिनेशन है, वाटर पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन है, किसी भी तरीके से वो आएंगे और आके करेंगे इसके साथ ज्वाइन। 2 स्पर्म्स वहाँ पे हमारे पास बने थे। 2 स्पर्म्स हमारे पास वहाँ पे क्यों बने थे, वो बने थे जेनेटिव सेल से। जेनेटिव सेल हमारे पास हेप्लॉइड था, ठीक है। हेप्लॉइड स्ट्रक्चर जब भी माइटोसिस करता है, माइटोसिस जब भी होती है तो 2 सेल्स बनते हैं उससे, ठीक है। अब एक जेनेटिव सेल था, उसने माइटोसिस की तो 2 स्पर्म्स इसलिए बने, ओके। अब 2 स्पर्म्स में से पहला स्पर्म जाएगा इस एग के पास और यहाँ पे फ्यूजन हो जाएगी। जो दूसरा स्पर्म होगा वो फ्यूज़ करेगा फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ। फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिलके वो बनाएगा एंडोस्पर्म, ठीक है। एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू है, और एग के साथ जो स्पर्म ज्वाइन किया उसने बनाया जाइगोट। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले हुई एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बना, फिर स्पर्म और एंडोस्पर्म की फर्टिलाइजेशन हुई और एक न्यूट्रिटिव टिश्यू बना। अब क्या होगा कि ओवरी चेंज हो जाएगी फ्रूट में, ओव्यूल चेंज हो जाएगा इंटीग्यूमेंट में। अब एक दफ़ा इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं। इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए अपने फ़ोन को रोटेट कर लें। ये हमारे पास फ्लावर्स है, इसके तमाम पार्ट्स लेबल्ड हैं यहाँ पे, सेपल्स, पेटल्स, कार्पल और स्टेमन, ठीक है। अब स्टेमन को हमने यहाँ पे आइसोलेट किया। स्टेमन के अंदर क्या है, स्टेमन के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि पोलन सैक है। माइक्रोस्पोरोफिल है बेसिकली ये स्टेमन का पार्ट, और माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है, और माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि पोलन सैक के अंदर है माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल में हुई मियोसिस और 4 माइक्रोस्पोर्स बने जो कि हेप्लॉइड हैं, क्योंकि मियोसिस से हमेशा हेप्लॉइड स्ट्रक्चर बनते हैं और 4 सेल्स बनते हैं। अब माइक्रोस्पोर्स में हुई माइटोसिस, माइटोसिस के रिजल्ट में क्या होता है कि अगेन जितने पेरेंटल सेल में क्रोमोसोम होते हैं उतने ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। तो ये ढेर सारे पोलन ग्रेन्स यहाँ पे बन चुके हैं। अब क्या होगा कि अब इन पोलन ग्रेन्स में यानी कि माइक्रोस्पोर्स में होगा माइटोसिस अगेन, और उसके रिजल्ट में ट्यूब सेल बनेगा और उसके साथ साथ जनरेटिव सेल बनेगा। मैंने वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया, इस फिगर में सारा कुछ मैंने दिखा दिए। तो एनीवेज ट्यूब सेल बनेगा और जनरेटिव सेल बनेगा। जनरेटिव सेल में अगेन माइटोसिस होता है तो 2 जो है वो स्पर्म्स बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे सपोज़ कि ये स्पर्म्स बन गए, एक स्पर्म ये बना हुआ है, ये 2 स्पर्म्स बल्कि ऊपर लाई कर रहे हैं, ओके।
अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की यानी कि कार्पल की। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल यानी कि ये मेगास्पोरोफिल यानी कि ओवरी है और मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल। मेगास्पोरोफिल के अंदर मेगास्पोरेंजियम है यानी कि ओवरी के अंदर ओव्यूल यानी कि मेगास्पोरोफिल के अंदर मेगास्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम के अंदर है मेगास्पोर मदर सेल। अगेन यहाँ पे मियोसिस हुई तो ये 4 सेल्स बने, जो 3 छोटे वाले ये हो जाएंगे डी जनरेट यानी कि डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। यहाँ पे ये अब 3 पोलर बॉडीज जो हैं वो डिसइंटीग्रेट हो गई, ठीक है। और ये 3 टाइम्स माइटोसिस करेगा। 3 टाइम माइटोसिस करने के रिजल्ट में हमारे पास 8 न्यूक्लियाई बनेंगे, जिसमें से 3 एंटीपोडल्स, ये साइनर्जिड्स, मिड में एग और ये फ्यूजन सेल यहाँ पर जिसको एंडोस्पर्म भी कहते हैं। अब हुआ क्या कि यहाँ पे अगेन वही बात याद रखने वाली है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 8 है और नंबर ऑफ सेल्स 7 है। अब जो 2 स्पर्म्स बने थे, एक ने फ्यूज़ करना है एग के साथ और दूसरे ने फ्यूज़ करना है एंडोस्पर्म के साथ। तो जैसे ही ये यहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है, उसके बाद प्रॉपर पोलन ट्यूब बनेगी। अब क्या होगा कि जैसे ही पोलन ट्यूब एंटर करेगी एम्ब्रियो सैक में, ट्यूब का एंड रप्चर कर जाएगा और वो दोनों स्पर्म्स एम्ब्रियो सैक में रिलीज़ कर देगी। अब अगेन वही बात है कि एक एग के साथ फ्यूज़ करेगा, एक एंडोस्पर्म के साथ फ्यूज़ करेगा और फ्यूजन के रिजल्ट में डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा।